Hello students, welcome to Learn Shiksha. Today I am going to explain fundamental rights of Indian Constitution. Let's start. Fundamental rights are the basic human rights inherent in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. Significantly, fundamental rights are enforceable by the courts, subject to certain conditions. Fundamental rights ये गारंटीड राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको बाई बर्थ मिल जाता है। और अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है, इन राइट्स का अगर कोई भी वायलेट करता है तो ये कोर्ट में इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और ये मैग्ना कार्टा बोलते हैं ब्रिटेन में। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कुछ टेम्परेरी डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो परमानेंट डिसमिस कर सकता है। और फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो लिया गया है वहाँ से ही। और ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। तो अब इन्हें वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। दे आर इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम। ये गारंटीज़ करते हैं सिटीजन्स को। ये अब याद रखिएगा, ये सिटीजन्स के ही राइट हैं। ये गारंटीज़ करते हैं सिटीजन्स को कि अगर इनका कोई भी वायलेशन करता है किसी भी राइट का, फंडामेंटल राइट का, तो वो कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के अंडर। और दे आर जस्टिफिशिएबल मतलब इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट्स, जो भी मैंने बताया। इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई भी वायलेशन होता है तो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 राइट्स हुआ करते थे। जो था पहले राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट ना करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 to 18 दिया गया है, और राइट टू फ्रीडम जो 19 to 22 दिया गया है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक दिया गया है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 एंड 26 में 28 तक प्रैक्टिस करते हैं उसको। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 पे है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंडर अपना वायलेशन के तहत इसमें हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक राइट देखते हैं आर्टिकल। अब देखते हैं कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो पहला राइट टू इक्वालिटी में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 14 to 18 डिस्क्राइब द राइट टू इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में ओनली स्टेट डिफिनेशन डिफाइन, स्टेट की डिफिनेशन है आर्टिकल 12 में। सिर्फ स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अलग अलग स्टेट को ले लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये कोई मतलब नहीं। स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होती है, ये स्टेट क्या है, मतलब इन्हें स्टेट इंक्लूड्स इन्हीं सब गवर्नमेंट को करता है। स्टेट इंक्लूड्स दी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। और बात करते हैं 13 में क्या है कि 13 में कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ जो या तो पहले बना हो कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना हो, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उसका वायलेट करता है, उससे असंगत है, तो उस चीज़ को हटा दिया जाएगा, उस लॉ को हटा दिया जाएगा। मतलब कि इफ़ देयर इज इनकन्सिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, तो वो वॉइड हो जाएगा। वो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में वॉइड हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जैसे कि आईपीसी जो 1860 में बना है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना है, अगर उसमें से भी कोई भी ऐसा लॉ है जो इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि इसके बाद या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी लॉ बनता है, तो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा जो किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो। तो अभी इसी में एक केस था 3 तलाक वाला। तो सारा बानो का केस था 3 तलाक में। तो 3 तलाक में क्या था कि जो 3 तलाक था कि किसी भी मुस्लिम वुमेन का राइट का वायलेशन होता था कि अगर हस्बैंड हुआ 3 तलाक दे दिया तो उसका वायलेशन ही हो रहा है, तो उसका तलाक हो जाता है। तो जिसमें से तलाक की बिद्दत को डिसमिस कर दिया गया, वॉइड कर दिया गया कि तलाक की बिद्दत अब नहीं करता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के वुमेन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था। तो ये था हमारा आर्टिकल 13।
तो आर्टिकल 13 हो गया। अब इसमें देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन को हटा करके जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एज वेल एज अनटचेबिलिटी। ये है राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वलिटी कभी सभी सिटीजन्स को इंडिया के इक्वलिटी प्रोवाइड करना। ऐसा कोई भी ऐसा लॉ ना बनना कि किसी के भी राइट का वायलेशन हो, चाहे वीमेन हो चाहे मेन हो, किसी भी राइट्स, किसी के उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। इसीलिए ये केस था सायरा बानो का केस, जिसमें से तलाक बिद्दत को डिसमिस कर दिया गया, तलाक बिद्दत को वॉइड कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम वुमेन के राइट के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। अब देखते हैं आर्टिकल राइट टू फ्रीडम क्या बोलता है। अब इसमें राइट टू 14 to 18 है, तो एक एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। 5 to 14 ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे आया था कि पहले एवी डाइसी ने इसको प्रपोज किया था, जो ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। हाँ, आर्टिकल 14 ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सभी को दिस देयर इज़ अ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सभी को लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब जब तक कि जैसे मान लीजिए कि जो भी पनिशमेंट होती है वो सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए, सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, आर्टिकल 71 के अंदर वो अपना आप वो पार्डन कर सकता है, उसके पास पार्डन पावर होती है, मतलब क्षमा करने की पावर होती है। कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने भी कोई मतलब मान लीजिए कोई भी क्राइम मतलब कोई भी ऑफेंस कर दिया, मतलब क्राइम अपराध कर दिया, तो पार्डन पावर ये होती है कि वो अपने आप को भी पार्डन कर सकता है, उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन उनके ऊपर फाइन लग जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक तब तक इनके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, जब तक कि वो प्रेसिडेंट के पद पर हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट के पद से हटेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह गवर्नर की है, आर्टिकल 162 में गवर्नर को यही पार्डन पावर मिली है। तो सेम जैसे प्रेसिडेंट का होता है, सेम एज अ गवर्नर। तो जो पावर प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 71 के अंदर पार्डन पावर, वही गवर्नर के पास भी आर्टिकल 162 के अंदर, कि जब तक कि वो अपनी इस पोजीशन पे हैं, अगर उन्होंने उस पर कोई अपराध कर दिया है तो वो तब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जब तक कि वो उस पद पर हैं। जैसे उस पद से वो हटते हैं, उन्हें उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, अब इसमें आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी को भी भिन्नता नहीं, मतलब किसी को भी जैसे रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा, रेस के आधार पर भी, कास्ट के आधार पर भी, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी। जैसे मान लीजिए कि हम यूपी से हैं, अगर कोई बिहार में, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगी, कोई भिन्नता नहीं होगी। वी आर अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो मतलब कि देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस आर्टिकल, जैसे कि बहुत सारे, जैसे ये आर्टिकल जो है यहाँ पे कई एक्सेप्शन भी हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आर्मी है, जैसे जहाँ पे सिर्फ मेन का ही काम है, वहाँ पे वीमेन काम नहीं कर सकती हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं सेक्स के आधार पे, मतलब कि जेंडर के आधार पे कर सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ ओनली मेल ही जा सकते हैं। इसको पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, इसको कोई निगेटिव वे में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल सोसाइटी विल बी इक्वल। यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑल सोसाइटी, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, वहाँ उनको इक्वलिटी मिलेगी, उनको इक्वल, कोई भी उनमें प्रोहिबिट नहीं करेगा कि ये इस कास्ट का है, ये इस प्लेस का है, तो उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सबको इक्वल राइट मिलेंगे। आर्टिकल 60 में बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सरकारी नौकरी है, अगर चाहे वीमेन हो चाहे मेन हो, उनको बराबर सैलरी मिलेगी। ये नहीं कि मेन है तो उसे ज़्यादा मिलेगी, वीमेन है उसे कम मिलेगी। चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे कोई भी स्पेशल एरिया हो, जैसे डेवलपिंग एरिया नहीं है तो उसमें सैलरी कम देना नहीं, सबको बराबर सैलरी मिलेगी। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे। आर्टिकल 17 बोलता है कि अब अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को ख़त्म करना, ये क्राइम है, छुआछूत को कम करना, ठीक है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। आर्टिकल 18 बताता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे कोई भी उपाधि है, जैसे हम किसी के अपने उपाधि का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए नेशनल अवार्ड हमें मिला है, कोई भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है किसी को, तो उसको अपना सरनेम जैसा यूज़ नहीं कर सकता है। कि अगर मान लीजिए किसी को मिलता है पद्म, जैसे मान लीजिए कोई पद्म भूषण मिला, तो हम उसको एज अ सरनेम यूज़ नहीं कर सकते। और जैसे एजुकेशन है, रैंक है, तो उसको यूज़, एजुकेशन है, अब जैसे कोई टीचर है, उसे हम गुरु बोलते हैं, तो ये बोलते हैं, लेकिन उसको भी सरनेम जैसा यूज़ नहीं कर सकते। ये वो तो एक रिस्पेक्ट पे हम लोग एक एज अ रिस्पेक्ट उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरनेम की तरह उसे यूज़ नहीं कर सकते। ये था हमारा राइट टू इक्वलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा राइट टू इक्वलिटी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक आर्टिकल ही बात करेंगे, वरना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे की राइट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।